गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज फिर से हम आपसे जुड़ चुके हैं MTS, जी हाँ, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, यानी MTS का दूसरा सेट लेकर। ये MB बुक से लिया गया है और MB बुक हो या कोई भी बुक हो, ये प्रीवियस ईयर है जो कि 2018 में एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे गए थे और फाइनली 2020 में जो है रिज़ल्ट आया था इसका। तो उसी का दूसरा नंबर आज सेट डिस्कस करेंगे। पहला नंबर सेट डिस्कस कर चुके हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमको इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड चुनना है जिसे हम कहते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। यानी ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, यानी वह बिल्डिंग जहाँ ऑडियंस बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑडिटोरियम। जी हाँ, ऑडिटोरियम। आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। यानी ऑडियंस बैठेंगे उसे ऑडिटोरियम कहेंगे। देखिए ना, AUD इसमें भी है, AUD इसमें भी है, तो ऑडियंस बैठने वाले को कहते हैं ऑडिटोरियम। क्लियर है? देखिए, इसको पढ़ते हैं आइल, आइसल नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं आइल। इसका मतलब होता है गलियारा, गलियारा, गलियारा। जी हाँ, हैंगर मतलब टांगने वाला होता है। ठीक है, जिम समझ रहे हैं ना, जिम्नेशियम यानी व्यायामशाला। जिम जहाँ हम व्यायाम करते हैं उसे कहते हैं जिम, तो उसी का ये पूरा फॉर्म है। आइए नंबर 2 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो देखिए, तो ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मैन हॉल। उसने अपने पोर्ट्रेट यानी अपने तस्वीर को मैन हॉल में क्या कर दिया जी? टांग दिया ना। जी हाँ, हैंग, ये दो शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं हैंग, समझिएगा। हैंग ऐसे तो एक ही शब्द है लेकिन इसके दो अर्थ हैं, एक टांगना, एक टांगना और दूसरा फांसी देना, फांसी देना। समझने की कोशिश कीजिए, इसके दो अर्थ हैं, एक टांगना और दूसरा फांसी देना। जब बात टांगने की होती है ना तो इसका तीसरा फॉर्म यानी V2 फॉर्म या V3 फॉर्म, यानी दूसरा फॉर्म या तीसरा फॉर्म हो जाता है हंग। क्या हो जाता है? हंग हो जाता है। और जब फांसी देने की बात हो ना तो इसका V2 या V3 हो जाता है हैंग्ड। जी हाँ, ED लग जाता है, यानी यह टांगना के लिए होता है और ये फांसी देने के लिए होता है। तो यहाँ मामला क्या है जी? टांगने की है, तो क्या होगा? आंसर इज बी। आंसर इज बी, यानी हंग हो जाएगा। ठीक है, और बात पास्ट की है इसलिए ये इसमें देखिए हैड हैंग्ड कर दिया गया, हैंग्ड नहीं होगा क्योंकि ये फांसी देना नहीं है। तस्वीर को फांसी थोड़ी देंगे, टांगेंगे। अगर क्रिमिनल की बात होती तो उसे हैंग्ड करते, लेकिन तस्वीर की बात है तो उसे हंग करेंगे। ठीक है, और इसमें V1 रख दिया तो V1 तो होगा नहीं, उसने टांगा, और ही के साथ V1 कैसे आएगा? भला V5 होता, हैंग्स तो सोचा भी जाता, इसलिए ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। आंसर इज बी। तीसरा नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। सही वर्ड चुनना है। देखिए तो ABCD में एक ही शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है। सोचिए कौन सा शब्द सही है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा शब्द सही है। एक ही शब्द को, शब्द क्या है जी? एंथुजियाज्म, जिसका अर्थ होता है उत्साह। एंथुजियाज्म। आंसर इज सी। स्पेलिंग क्या होता है? ENTHUSIASM, यानी उत्साह होता है, एंथुजियाज्म होता है इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। तो आंसर इज सी। 4 में आ जाइए। इसमें क्या कर रहा है? फिर से वही OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, यानी उस पुस्तक का नाम क्या है या उस पुस्तक को क्या कहते हैं जिसमें नाम लिखा होता है और एड्रेस लिखा होता है। पहले ऐसा अक्सर पुस्तकें बिकती थी जिसको हम डायरेक्टरी कहते थे। जी हाँ, जिसे हम डायरेक्टरी यानी निर्देशिका कहते थे। उसमें फ़ोन नंबर और एड्रेस अच्छे ऑफिसर्स के हो गए या फिर बिजनेसमैन के हो गए या फिर सेलिब्रिटी के हो गए, उसमें रहते थे, तो उसको हम कहते हैं बी, यानी डायरेक्टरी यानी निर्देशिका। जी हाँ, निर्देशिका। इसमें और भी वर्ड है। डायरी आपको पता है, डिक्शनरी आपको पता है, डायरी का मतलब डायरी जिसमें हम नोट करते हैं चीज़ें। डिक्शनरी यानी शब्दकोश। जर्नल मतलब होता है पत्रिका,
जर्नल मतलब होता है पत्रिका, यानी आंसर इज बी। 5 नंबर में आइए, मिस फॉर्चून का साइनो बताना है, यानी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द बताना है कि मिस फॉर्चून का क्या होगा। देखिए फॉर्चून एक तेल की कंपनी भी है ना, फॉर्चून के तेल आते हैं, तो फॉर्चून का मतलब होता है भाग्यशाली। मिस लग गया तो दुर्भाग्य हो जाएगा, मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्य, दुर्भाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का अब साइनो क्या होगा, तो देखिए बी हो जाएगा, यानी क्लामिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है विपत्ति, दुर्गति, विपत। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। और भी अर्थ डालिए। बेनिफिट का अर्थ पता है आपको, लाभ। सपोर्ट का अर्थ मदद, और मिरेकल का मतलब चमत्कार। तो एक तरह से देखें तो ये सब, ये तीनों जो है एंटो है, तो हमको तो साइनो खोजना है, आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए आप कभी कभी क्या होता है ना कि साइनो मारने के चक्कर में एंटो मार देते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब साइनो अधिक होना ऑप्शन में एक ही तरह के अलग 3 शब्द होना, समझ लीजिए कि एंटो मारना है। इस दिमाग से भी काम कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ दिया ही है कि यहाँ साइनो मारना है, एक ही तरह के 3 शब्द है ना, तो समझ लीजिए कि ये तीनों में से कोई नहीं होगा, एक अलग है, वही आंसर होगा। अब वो साइनो हो या एंटो हो, समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी साइनो पूछ रहा है। कैपेबल का साइनो क्या होगा जी? कैपेबल का मतलब क्या होता है, योग्य होता है। कैपेबल का मतलब योग्य होता है, तो ये हो जाएगा ए नंबर कॉम्पिटेंट, क्योंकि कॉम्पिटेंट का मतलब ही योग्य होता है। ठीक है जी, चलिए। तो बी नंबर इसमें क्या होगा, कॉन्सिट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सिटेड मतलब होता है अभिमानी, अभिमानी होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार होता है। चलिए, लगातार होता है। और कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब प्रसन्न, खुश। जी हाँ, प्रसन्न, खुश। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, प्रसन्न होता है। आगे बढ़ जाइए 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कह रहा है जी, तो अब कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट। इस पार्ट को आप सुधारिए इन दिए गए ऑप्शंस में से। देखिएगा ध्यान से, ए नंबर में नो इम्प्रूवमेंट दिया है, मतलब अगर ये सेंटेंस सही है ना तो आंसर होगा ए। अधिकांश समय डी में आता है नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन आपका दिमाग एग्जामिनेशन में तो हड़बड़ी में रहता है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। आप अगर आंसर आपको लगेगा कि भाई कौन होना चाहिए, तो आप जल्दी से मारने के चक्कर में अगर नो इम्प्रूवमेंट अगर आंसर देना है तो आप सोचिएगा डी ए में ना रहता है तो डी मार के निकल जाएगा, लेकिन देखिए नो इम्प्रूवमेंट ए में है, यानी जब गलती नहीं होगा तो ए आंसर होगा, लेकिन यहाँ गलती है। मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज़ एस्टरडे। मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज़ एस्टरडे। समझिएगा यहाँ कौन सा आंसर होगा, यानी मोहन जो है कल के न्यूज़ पे, यानी न्यूज़ पे जो कि कल उससे मिला उस पर खुश था, तो मोहन इज प्लीज्ड होगा क्योंकि एस्टरडे लगा हुआ है, या मोहन वाज प्लीज्ड होगा, बताइएगा ज़रा सा। एस्टरडे कब लगता है जी, एस्टरडे लगता है पास्ट टेंस में। जी हाँ, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस का रूल क्या होता है ज़रा बताइएगा। पास्ट टेंस का रूल होता है या तो एक्टिव के लिए V2 यूज़ करें वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद, या फिर वाज प्लस V3 यूज़ करें पैसिव में। जी हाँ, पास्ट टेंस का रूल है या तो सब्जेक्ट के बाद V2 यूज करें, या फिर वाज या वेयर प्लस V3 यूज करें। सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वेयर। तो क्या आंसर होगा जी, वाज प्लीज्ड, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। एनी प्रॉब्लम? बढ़िया है। चलिए, यदि पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 8 नंबर में कॉमिक। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है मेरे दोस्त। चलिए, कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है हास्य, हास्य। जी हाँ, हास्य, हास्य कहने का मतलब जिसमें खुशी हो। जी हाँ, हास्य। देखिएगा यहाँ पे ए वर्ड, बी वर्ड और डी वर्ड, इन तीनों का मतलब हास्य होता है, हास्य होता है, यानी आनंद ही होता है, आनंद से संबंधित ही होता है। हैप्पी का मतलब पता ही है, जुबिलेंट का मतलब वही हास्य, टिकल का मतलब भी हास्य। तो आंसर एक ही बच रहा है, सी नंबर। तो मैंने बोला था ना कि जब आपको दिखेगा कि 3 एक ही तरह है ना, तो जो अलग होगा वही आंसर होगा। यहाँ क्या खोजना है, एंटो खोजना है। कॉमिक का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रेजिक। कॉमिक का उल्टा क्या हो जाएगा जी, तो ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब दुखद। जी हाँ, दुखद होता है, यह हास्य हो गया, ये दुखद हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, एंटो कहने का मतलब उल्टा। जी हाँ,
आंसर होगा सी। 9 में आ जाइए। 9 में क्या कर रहा है जी, तो द डॉक्टर हैज़ रीअश्योर्ड मी दैट द ऑपरेशन वाज ए रूटीन वन। डॉक्टर ने मुझे फिर से रीअश्योर किया यानी भरोसा दिलवाया कि ऑपरेशन जो है मात्र रूटीन वन है, यानी फॉर्मेलिटी के लिए हम कर रहे हैं, रूटीन में आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो देखिएगा जरा सा आंसर क्या होगा, यानी गलती कहाँ पे, ये नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इस पार्ट को सुधारना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हैज़ या हैव के बाद, हैज़ या हैव के बाद क्या आता है जी, हैज़ या हैव के बाद क्या आता है, V3 आता है, नॉर्मली V3 आता है। यहाँ क्या है, V1 डाल रखा है, V1 डाल रखी तो गलत है ना, तो गलत है तो आंसर कौन होगा, आंसर कौन होगा बताइएगा जरा सा, बताइएगा जरा सा। या हैज यानी 9 नंबर का आंसर कौन होगा जी, तो देखिए ना V3 किस में हैज़ हैव के बाद आता है V3, ये तो पता है आपको। यहाँ हैज़ के बाद V3 डालना था, नहीं डाला है तो गलत हो गया। तो यहाँ इस सब में देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिएगा जरा सा, हैड रीअश्योर्ड किया है, यहाँ पे इज रीअश्योर्ड किया है, हैज रीअश्योर्ड किसी में नहीं है, मतलब हैज को बदल दिया है हैड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हैड में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ना पास्ट है, वाज ए रूटीन वन, बात पास्ट की हो रही है, तो जब बात पास्ट की होगी तो पास्ट टेंस ही होगा ना, तो हैड वाला भी पास्ट टेंस ही होता है, V2 वाला भी पास्ट टेंस होता है, और हैड वाला उससे भी पास्ट हो जाता है, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट हो जाता है, कुल मिला के वो भी पास्ट होता है। तो यहाँ हम चुनाव करेंगे किसको, बी को। ऐसे ग्रामेटिकली बी ही होगा, क्योंकि बात पास्ट की है तो हैज़ नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा हैड रीअश्योर्ड यानी V3, हैड के बाद भी होता है V3 मी, मुझे क्या किया, भरोसा दिलवाया, ठीक है जी। चलिए यहाँ ये तो कॉन्सेप्ट ठीक है जी, हैज़ हैव के बाद V3 आएगा, लेकिन बात पास्ट की हो तो हैड के बाद V3 आएगा, ना कि हैज़ या हैव की। चलिए 10 नंबर में क्या है, ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, ओवर माई डेड बॉडी यानी डेड बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर का अर्थ क्या होगा। देखिए जब भी कोई मर जाता है ना, सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, बॉडी को लेकर सड़क जाम कर देते हैं, एकदम से विरोध करने लगते हैं भयंकर तरीके से, यानी ओवर माई डेड बॉडी या ओवर वंस डेड बॉडी, किसी के डेड बॉडी के ऊपर क्या होता है जी, आदमी विरोध करने का काम करता है, यानी कह सकते हैं कि किसी चीज़ का पूर्ण विरोध करना, यानी किसी चीज़ का पूर्ण विरोध करना, विरोध करना, जी हाँ। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपोजिंग समथिंग फायर्सली, ठीक है। हाँ, फायर्सली मतलब क्रोध के साथ। 11 में आ जाइए, द बुलेट स्ट्रक ए वॉल एंड वाज डैश फ्रॉम इट्स कोर्स, यानी बुलेट जो है स्ट्रक किया यानी वॉल को उसने टक्कर मारा और वो अपने रास्ते से डैश हो गया, कोर्स का मतलब रास्ता, अपने रास्ते से डैश हो गया, बुलेट गोली चली और वो अपने रास्ते से डैश हो गया, ऐसे कर लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ वर्ड का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ वर्ड का अर्थ क्या है, देखो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंबित, ये आपको पता होगा, प्रतिबिंबित होना मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट चीज़ें कब होती है, जैसे प्रकाश या कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कब होगी, जब किसी चीज़ पे पड़ गया वो फिर से वापस आ जाए, कम बैक हो जाए, तो उसे रिफ्लेक्ट कहेंगे, खासकर प्रकाश का। और डिफ्लेक्ट, कोई वस्तु किसी चीज़ से टकराकर अपने दिशा बदल दे तो उसे कहेंगे डिफ्लेक्ट, यानी कह सकते हैं कि दिशा, टकराकर दिशा बदलना, टकराकर दिशा बदलना, टकराकर मुड़ना, टकराकर मुड़ना, जी हाँ, टकराकर मुड़ना। और ट्विस्ट का मतलब तो मुड़ जाना, यानी बैंड हो जाना, मुड़ जाना, किसी चीज़ का मुड़ जाना, लोहे का मुड़ जाना, ठीक है ना। तो और क्रेश का मतलब हो गया टकराना, धमाके के साथ टकराना, यानी टकराना, गाड़ी वगैरह का धमाके के साथ टकराना, प्लेन का क्रेश हो जाना, सुने ना। तो यहाँ देखिए, तो बुलेट के लिए सबसे अच्छा वर्ड है आपका सी नंबर, यानी दीवार से टकराकर वो क्या हो गया, मुड़ गया, अपना दिशा बदल लिया, आंसर हो जाएगा सी। वर्ड का अर्थ जानेंगे तो फिलिंग द ब्लैंक्स बन जाएगा आपसे। चलिए यहाँ नो एरर यानी कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये। माई आंट सोल्ड हर बुटीक, बुटीक का मतलब फैशनेबल आइटम वाला शॉप, यानी एक तरह का दुकान, अपने
दुकान को बेच दिया टू ए विलियनायर, एक अरबपति से। उसने क्या कर दिया, अपने दुकान को बेच दिया, बिलियनायर अरबपति खरबपति कहिए से बेच दिया। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है वो पूछ रहा है। इस टू ए विलियनायर वाले पार्ट में यानी यहाँ से यहाँ तक में गलती है, या माई अंट, ये माई अंट में गलती है, या फिर सोल्ड हर बुटीक यानी सोल्ड हर बुटीक में गलती है, कहाँ पे गलती है? अगर गलती नहीं है तो आंसर डी, तो आंसर इसका डी ही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, माई अंट सोल्ड बेच दिया हर बुटीक अपने फैशनेबल दुकान को टू ए विलियनायर एक खरबपति से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी गलती नहीं, आंसर हो जाएगा डी। तो नो एरर भी आंसर होता है, इस बात का ध्यान रहे, सब जगह गलती ही नहीं होगा, कभी कभी सही सेंटेंस भी रहते हैं। हो गया जी। 13 नंबर में क्या कर रहा है, तो 13 नंबर में आ जाइए यहाँ पे। चलिए, तो 13 नंबर में इडियम्स एंड फ्रेज है। एंड, टू एंड इन ए स्मोक। टू एंड इन ए स्मोक का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जी हाँ, काम करना बंद कर देना, कोई लाभ ना होना, यानी कहने का अर्थ हो गया ख़त्म हो जाना, ख़त्म होना। टू एंड इन ए स्मोक, स्मोक धुआं में ख़त्म हो जाना। ऐसे भी लग रहा है कि धुएं में कोई चीज़ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जलने के बाद ख़त्म हो गया, धुआं उड़ा ख़त्म हो गया। कोई चीज़ जलाएंगे तो धुआं उठेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो एंड इन स्मोक कहना मतलब ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना, कुछ फल ना मिलना। तो हो जाएगा क्या जी, तो हो जाएगा डी नंबर, यानी टू कम टू नथिंग, समाप्ति की तरफ आना, ख़त्म हो जाना, टू कम टू नथिंग। चलिए 14 में आ जाइए। ये सब देखिए इडियम्स एंड फ्रेज हुआ, वन वर्ड हुआ, साइन हुआ, एंटो, ये याद करने वाली चीज़ है, वर्ड सेक्शन है, याद रहेगा तो आप आसानी से चूज कर लीजिएगा, मार दीजिएगा आंसर। ये नो एरर है। ऑल द स्टूडेंट्स इज डन, गलती तो सीधे स्पष्ट दिख रहा है कि इज डन के जगह पर गलती है ना, आंसर हो जाएगा डी। क्यों जी, तो ऑल द स्टूडेंट के साथ इज कहाँ से आएगा, आर होगा ना अगर होना भी है तो, और यहाँ डन है। ये तो सीधे दिख रहा है कि एक तो आर होगा और दूसरा डन के हिसाब से भी आर नहीं होगा, तो हैज़ हैव में से कोई हैज़ हैव में से हैव होगा। तो इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है, मतलब इतना बड़ा गलती कैसे छूट सकता है, हो सकता है नहीं छूट सकता। ठीक है ना, ऑल द स्टूडेंट्स के साथ सीधे दिख रहा है कि भैया आर होना चाहिए, इज कैसे डाल दिया, तो उस हिसाब से गलती तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन सुधार के लिए आर नहीं होगा क्योंकि आगे डन है, तो यहाँ कहेंगे हैव डन कहेंगे, हैव डन कहेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, तो आंसर हो गया बी नंबर। 15 में आ जाइए, इसमें भी नो एरर है। राकेश इज फुलिश, राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स, यानी राकेश जो है इज मूर्ख है, ऐसा चीज़ कहने को लेकर वो मूर्ख है, यानी टू सेड सच थिंग, टू के बाद सेड, ये कैसा, ऐसे कैसे हो सकता है। टू के बाद देखिएगा, टू अगर प्रेपोजिशन का काम करता है तो इसके बाद V4 होता है, अगर टू इन्फिनिटिव का काम करता है तो इसके बाद V1 होता है। प्राय आप इसको ध्यान रखेंगे, प्राय कि टू के बाद V1 आएगा। ये कहाँ से V3 आ गया भैया, ये कहाँ से आ गया, या तो V1 चाहिए ना, तो टू के बाद चाहिए से, टू से। तो आंसर कहाँ जी, आंसर कहाँ जी, ए नंबर। 15 का आंसर क्या होगा जी, बोलिए 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे 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 आगे, यहाँ चूज द करेक्टली स्पेल्ड, फिर से सही वर्ड ढूंढना, सही वर्ड चुनना है, ढूंढना है। फाइनेंशियली कौन सा होगा, फाइनेंशियली होता है ये, FINANCIALLY, अंत में LLY, फाइनेंशियली। फाइनेंशियली कहने का मतलब आर्थिक रूप से, वो फाइनेंशियली वीक है, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है। 17 में आ जाइए। 17 में कह रहा है कि इनएक्सपेंसिव का अर्थ क्या होता है। देखिए एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला, इनएक्सपेंसिव का मतलब हो गया सस्ता, मतलब ज़्यादा उसमें खर्च नहीं लगेगा। तो उसका एंटो खोजना है, यानी कह सकते हैं कि सस्ता हो जाएगा। तो इसका एंटो क्या होगा देखिएगा, डियर का मतलब होता है महंगा। जी हाँ, डियर का मतलब होता है प्यारा प्यारी, और जो चीज़ प्यारा प्यारी होता है ना वो महंगा भी होता है, यानी इसका एक अर्थ है महंगा, महंगा भी होता है, कीमती भी होता है, कीमती भी होता है डियर का मतलब। तो इसका उल्टा हो गया ना, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध, रीजनेबल का मतलब तर्कसंगत, तर्कसंगत, जी हाँ तर्कसंगत, और लिबरल का मतलब उदार, उदार। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए 18 नंबर में। माई टीचर इज़ द डैश ऑफ ऑल, माई टीचर इज़ द डैश ऑफ ऑल,
देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको बनाने में? आपको मज़ा आ रहा है और ये सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? इसका मतलब कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा हमें कि क्या चीज़ इसमें कमी रह गया, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो फिर अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं चैनल पे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। माई टीचर इज़ द डैश ऑफ ऑल, ठीक है ना, द लगा हुआ है। द के बाद जनरली क्या आता है, अगर डिग्री में से चुनना हो यानी गुड बेटर बेस्ट में से चुनना हो, टॉल टॉलर टॉलेस्ट में से चुनना हो तो आपको हमेशा सुपरलेटिव डिग्री चुनना है यानी EST वाला चुनना है, मोस्ट वाला चुनना है। तो यहाँ देखिए तो काइंडेस्ट हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अब आइए सबसे टफ सेक्शन जिसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्या कहते हैं जी? क्लोज टेस्ट कहते हैं। जी हाँ, यह हमारा है क्लोज टेस्ट, सबसे टफ सेक्शन माना जाता है अंग्रेजी का, लेकिन बड़ी आसानी से आप बनाएंगे। देखिएगा ज़रा सा, इसमें बड़े आसान वर्ड है। थोड़ा सा अगर रीडिंग स्किल अच्छा होगा ना तो आसानी से आप पकड़ लीजिएगा। देखिए तो, क्योंकि वर्ड देखिए एक ही वर्ड को अलग अलग फॉर्म में लिखा है, प्रेपोजिशन है, इसमें एक थोड़ा सा अलग अलग वर्ड है, बाकी देखिए एकदम आसान वर्ड है। सब वर्ड के अर्थ लगभग आपको पता है, तब भी गलतियाँ हो जाती है, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो नहीं होगी। सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब साफ़ सफाई, सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता। जी हाँ, स्वच्छता। रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ, सूचित करता है पब्लिक हेल्थ कंडीशन को, स्थिति को। डैश टू, देखिए तो रिलेट टू, रिलेटेड टू, रिलेशन टू, रिलेट्स टू। तो क्या होगा जी? डैश टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल डैश ह्यूमन वेस्ट एंड स्वेज। समझिएगा, यानी सैनिटेशन रेफर्स करता है टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि संबंधित होता है, उस कंडीशन को रेफर करता है। कौन? साफ सफाई, जो कि संबंधित होता है, संबंधित होता है। यहाँ सेंटेंस पैसिव है, समझिएगा। और पैसिव में क्या होता है ना कि इज RM, अगर प्रेजेंट की बात अगर करें तो इज RM के बाद V3 फॉर्म आता है, यानी तो यहाँ हो जाएगा पैसिव। तो यहाँ इज RM ना डाल के हम डायरेक्ट V3 फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि रिलेटेड टू, यानी रिलेटेड टू यहाँ पर भरेंगे। कौन सा जी? तो C नंबर भरेंगे, रिलेटेड टू। यानी सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि संबंधित है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने वाला पानी। एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, पर्याप्त क्या? ट्रीटमेंट यानी इलाज। एंड डिस्पोजल डैश ह्यूमन वेस्ट, डिस्पोजल ह्यूमन वेस्ट का, यानी ह्यूमन के द्वारा फैलाए गए कचरे, उनके अवशेषों का। एंड स्वेज यानी उनके मलों का। क्या है? डिस्पोजल यानी उसका खात्मा। डिस्पोजल का मतलब होता है खात्मा, उसको ख़त्म कर देना, उसको अब उर्वरक में बदल देना, खाद में बदल देना। जैसे करते हैं ना हम, लेटरिन करते हैं, अंदर जमा हो जाता है, उसको कीड़ा खा के फिर वो खेत में डाल दिया जाता है, तो वही उसी तरह का। एंड डिस्पोजल डैश ह्यूमन वेस्ट एंड स्वेज, यानी उसके अवशेष और उसके मल को, किसका? यानी ह्यूमन के। डिस्पोजल उसका खात्मा, का खात्मा यानी ऑफ, इन डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड स्वेज। समझ रहे हैं? चलिए। डैश ह्यूमन कंटेक्ट विथ फेसिस इज पार्ट ऑफ सैनिटेशन। डैश ह्यूमन कंटेक्ट, समझिएगा, यानी ह्यूमन कंटेक्ट को डैश विथ फेसिस इज ए पार्ट ऑफ सैनिटेशन। फेसिस कहने का मतलब, इसका मतलब भी मल होता है, फेसिस का मतलब भी मल होता है, यानी मल के साथ ह्यूमन के संपर्क को डैश करना। समझिएगा, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, हैम्पर, फैसिलिटेट, समझिएगा, सबका अर्थ अलग अलग है। प्रिवेंट का मतलब होता है होने से रोकना, प्रिवेंट का मतलब होने से रोकना, किसी काम को होने से रोकना, होने से रोकना। प्रोहिबिट का मतलब किसी काम को करने से मना करना, यानी किसी काम को करने से मना करना, मना करना, ठीक है। किसका मतलब? प्रोहिबिट का मतलब। अब प्रिवेंट का मतलब उसको होने से रोक देना। हैम्पर का मतलब बीच में रोक देना, बीच में रोकना। एक एक का अर्थ बता रहा है। फैसिलिटेट यानी सुविधाजनक बनाना, सुविधा, ये तो अलग है पूरी तरह से। तो ह्यूमन कंटेक्ट को उसके मल के साथ रोकना, क्या होने से, यानी उस ह्यूमन कंटेक्ट उसके मल के साथ ना आए,
यानी ह्यूमन डैश ह्यूमन कंटेक्ट विथ फेसिस इज ए पार्ट ऑफ सैनिटेशन, साफ सफाई का हिस्सा है क्या? किसको? यानी ह्यूमन के कंटेक्ट को मल के साथ जुड़ने ना देना, यानी उसको उसके कंटेक्ट में आने से रोकना, यानी वैसा एक्टिविटी होने से रोकना कि वो उसके कंटेक्ट में ना आए। ह्यूमन कंटेक्ट विथ फेसिस, यानी मल ह्यूमन के कंटेक्ट में ना आए, वो अलग अपना जगह ले, अलग उसको जगह दें, तो वैसे स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? साफ़ सफाई कहते हैं। वही होता है साफ़ सफाई का एक हिस्सा, भाग। तो क्या करेंगे? इसको प्रिवेंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, यानी आंसर होगा ए नंबर। आए समझ में? आंसर होगा ए नंबर। चलिए उसके बाद देखिए सैनिटेशन सिस्टम, सैनिटेशन यानी साफ सफाई का जो प्रणाली है, सिस्टम डैश टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, डैश टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट डैश विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। देखिएगा सैनिटेशन सिस्टम यानी साफ सफाई की प्रणाली, डैश टू प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट करने का डैश होता है वो, तो देखिए तो यहाँ पे इग्नोर्स, पेब्स, एम्स, डायरेक्ट्स, अर्थ समझिएगा। इग्नोर्स का मतलब अनदेखा कर देना, एम्स का मतलब लक्ष्य रखना, पेब्स का मतलब रास्ता बनाना और डायरेक्ट का मतलब दिशा देना। तो देखिए सैनिटेशन सिस्टम क्या है? एक तरह का लक्ष्य है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का, यानी सैनिटेशन साफ सफाई स्वच्छता की जो प्रणाली है वो क्या एक तरह का लक्ष्य है कि हम ह्यूमन को प्रोटेक्ट करें, यानी प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन के स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करें बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट उसको देते हुए, प्रोवाइड कराते हुए, डैश विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जो कि क्या करेगा? बीमारी को ट्रांसमिशन फैलने से क्या करेगा? रोकेगा। तो यहाँ हो जाएगा सैनिटेशन सिस्टम एम्स, यानी वो लक्ष्य रखा है या लक्ष्य करता है कि वो प्रोटेक्ट करे ह्यूमन हेल्थ को बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट। अब देखिए तो डैश जो का अर्थ चाहिए, तो देखिए तो यहाँ पे विल है, भर्ब है, तो भर्ब से पहले सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो भर्ब से पहले सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो भी दिख रहा है यहाँ दीज को छोड़ के, ये जो दिख रहा है ना ये रिलेटिव, यहाँ दीज को छोड़ दिया जाए तो ये जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इसको रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हु जो है पर्सन के लिए आता है और सब्जेक्ट का काम करता है, दैट भी सब्जेक्ट का काम करता है और पर्सन के लिए आता है, सॉरी पर्सन और थिंग दोनों के लिए आता है, पर्सन और थिंग दोनों के लिए आता है। हुम जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट वाला नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने बाद वर्ब नहीं लेता है, यहाँ वर्ब है, हमको चाहिए सब्जेक्ट वाला, यानी हु या तो दैट। अब हु जो है पर्सन के लिए होता है, दैट पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। यहाँ बात सैनिटेशन सिस्टम की है, एक पर्सन की नहीं हो रही है, एक थिंग की हो रही है, एक्टिविटी की हो रही है, तो वैसे स्थिति में हम दैट यूज करेंगे, यानी ए यूज करेंगे, दैट विल स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। हो गया, समझ गए? चलिए 24 नंबर देखते हैं। आई एम डैश ऑफ विनिंग द कंपटीशन, ध्यान से सुनिएगा, मैं डैश हूँ कंपटीशन जीतने का, मैं डैश हूँ कंपटीशन जीतने का या कंपटीशन जीतने के लिए। तो आई एम कॉन्फिडेंट, में आश्वस्त, इसका मतलब होता है आश्वस्त, मैं खुद में विश्वासी हूँ, आश्वस्त हूँ कि मैं कंपटीशन जीत जाऊँगा, मैं कंपटीशन जीत जाऊँगा। जी हाँ, तो हो जाएगा बी नंबर कॉन्फिडेंट, क्योंकि रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है विरोधी, विरोधी होता है। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? तो तर्क संगत, वही रीजनेबल, इसका मतलब है तर्क संगत। और रिलायंट का मतलब निर्भर, तो मैं निर्भर हूँ, मैं तर्क संगत हूँ, मैं विरोधी हूँ, कंपटीशन जीतने का नहीं, मैं विश्वस्त हूँ। कितना आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग या विनिंग समथिंग या फिर कंप्लीटिंग समथिंग, मैं इस चीज़ को पूरा करने के लिए एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर ही दूंगा भैया। तो हो जाएगा बी नंबर। 25 अंतिम है हमारा, हु कैन प्रिवेंट यू, आपको कौन रोक सकता है? फ्रॉम गेटिंग मैरिड, शादी करने से कौन रोक सकता है आपको? नाउ, क्यों? अब दैट यू, नाउ दैट यू आर विथिन एज, विथिन एज का मतलब क्या हुआ जी? विथिन एज का मतलब आप कम उम्र के हैं, और ऑफ एज का मतलब आप उम्र के हो चुके हैं, यानी आप वयस्क हो चुके हैं। ऑफ एज कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि आप वयस्क हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, यानी जितना उम्र चाहिए उतना उम्र आपका हो चुका है। विथिन उम्र नहीं, जब आप विथिन उम्र से कम होंगे तो आपको तो रोकने वाले लाख लोग मिल जाएंगे,
कि भाई तुम्हारा उम्र नहीं हुआ शादी क्यों कर रहा है, लेकिन जब आपका उम्र हो गया तो आपको कौन रोक सकता है शादी करने से। नाउ दैट, क्योंकि अब जो है आप ऑफ एज हो चुके हैं, यानी बी नंबर होगा वयस्क हो चुके हैं। ऑफ एज का मतलब वयस्क होना। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। जो ये दिक्कत हो तो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे हमारा उत्साह बढ़ाइए। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।